नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 2 महिला तस्कर को लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की मनाई गई जयंती। साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूकता अभियान के क्रम में एसीपी सारनाथ ने व्यापारियों संघ की बैठक। और चेतगंज से जूना अखाड़े के महेंद्रगिरी महाकुंभ स्नान हेतु हुए रवाना। और अब खबरें विस्तार से। विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 2 महिला तस्कर को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया। विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप कुल 230 लीटर के साथ 2 नफर महिला शराब तस्कर थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुई। थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में लंका पुलिस द्वारा अशोकपुरम कॉलोनी के पास ओवरब्रिज से अभियुक्तागण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तागण के कब्जे से भिन्न भिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब कुल 230 लीटर बरामद हुई, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तागण द्वारा पूछताछ में बताया जा रहा है कि हमारे पास से बरामद पेटियों में विभिन्न ब्रांड की देशी व अंग्रेजी शराब है, जिन्हें हम लोग ग्राहकों की मांग के हिसाब से ऊंचे दामों पर बेचते हैं। शराब बेचकर मिलने वाले मुनाफे से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैम, ये किस तरह का पकड़ा गया है और आज लगातार दूसरे दिन तो कितना पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए और कितनी मात्रा है इसकी जो है? कल जैसे कि आपको बताया गया था, तकरीबन 275 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई थी और आज सुबह तकरीबन 2 बजे अशोकपुरम कॉलोनी के पास जो ओवरब्रिज है वहाँ से फिर से 2 महिलाओं को पकड़ा गया। कल हमने 275 लीटर शराब पकड़ी की, अवैध शराब, और आज 230 लीटर शराब पकड़ी गई है। और जो पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अंदर उनके अभियान जो चलाया गया है अवैध तस्करी रोकने के लिए, तो उसके अंतर्गत ये दोबारा से हमने ये पकड़ा है। 2 महिलाएं इसमें शामिल थी। मैम, मात्रा कितनी है और बाजार में अगर कीमत आती जाए तो बाजार मूल्य में लगभग कितनी होगी? 2 लाख तकरीबन इसकी मूल्य होगा और 230 लीटर शराब पकड़ी गई थी। कहाँ से कहाँ तक के लिए ले जा रहे थे जैसे पहले? उस बात का क्या पता चला? ये लोग रात को 2 बजे महिलाएं खड़ी हो जाती हैं शराब लेकर, और जो भी वहाँ से राह से गुजर रहे होते हैं उनको ज़्यादा दाम पर बेची जाती है। और जो इनका मार्जिन होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो मार्जिन होता है, यही से इनका अपना जो भी इनका इनकम का स्रोत है। मैम, इन लोग की कोई टीम है, कोई सरगना है, कोई? अभी उसके ऊपर जांच हो रही है, आपको बता दिया जाएगा जो भी इसके ऊपर अपडेट होगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की 93वीं जयंती मनाई गई। नई सड़क स्थित कुदई चौकी पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन के नायक तथा देश के पिछड़ा वर्ग के सर्वोच्च नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की 93वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सभी लोगों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया तथा उनके द्वारा राम मंदिर आंदोलनकार सेवकों के सहयोग में दिए गए अद्भुत क्षमता शक्ति के योगदान को वक्ताओं की स्मृति में आते लोग के अश्रुधारा निकल पड़े। अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने बताया कि आंदोलन के लिए जिस बेबाकी से प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी ठोकर मारकर त्याग देने वाले स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि राम मंदिर के लिए ऐसी 100 मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार सकता हूं। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का स्वरूप श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के ही कारण है। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव थे। कार्यक्रम में संदीप यादव, आदित्य गोयनका, कन्हैया लाल सेठ, सुनील कन्नौजिया, सिद्धनाथ गौड़ इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की 93वीं जयंती पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और कुशल शासक के रूप में जाने जाते हैं, कि उनके कार्यकाल में एसटीएफ का गठन हुआ
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार दूर दूर तक कहीं नहीं था और नौकरियों में कोई पैरवी नहीं चलती थी। उनको जो योग्य होता था उसकी भर्ती होती थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री तथा राम मंदिर के जन नायक जो हम उनको जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एकदम कहा कि कारसेवकों पर हम कोई लाठी नहीं चलने देंगे, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए सजा भी भुगती। लेकिन उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर के लिए ऐसे 100 मुख्यमंत्री की कुर्सियों को ठोकर मारता हूं। तो उन्होंने अपने कथन को चरितार्थ करके दिखाया। ऐसे मुख्यमंत्री को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दिया है। हम राम मंदिर के जननायक, राम मंदिर के नायक के रूप में हम उन्हें सदैव याद रखेंगे। साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूकता अभियान के क्रम में एसीपी सारनाथ ने व्यापारियों संग बैठक की। जनपद में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही व्यापारियों और आम जनमानस के साथ बैठक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने सारनाथ में व्यापारियों के साथ बैठक की और उन्हें साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही अपने दुकानों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी प्रेरित किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी के खतरों से बचाने और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए जानकारी और उपकरण प्रदान करना है। इन प्रयासों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि साइबर सुरक्षा का संदेश समाज के हर वर्ग और व्यक्ति तक पहुंचे। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि गरीब से अमीर तक हर वर्ग के लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उद्देश्य क्या है? आज सर्किल सारनाथ पर व्यापारियों की मीटिंग जो है थाना सारनाथ में लगाई गई थी, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पे उनसे वार्ता की गई। साइबर अपराध के बारे में उनको अवगत कराया गया, जो पेट्रोलिंग है उसके बारे में उनसे चर्चा की गई। इसके साथ साथ में जो सीसीटीवी के बारे में उनको प्रेरित किया गया कि अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, और साथ में जो क्षेत्र में कहीं भी अगर अस्थायी दुकानें जो कि जिनका कि लाइसेंस नहीं है या नए जो डेरे हैं, अगर उनकी कोई सूचना है तो उसको भी बताएं। और हम लोगों के द्वारा भी जगह जगह देखा जा रहा है कि कोई इस प्रकार की अगर गतिविधि पाई जाती है तो उसका वेरिफिकेशन करा के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जो नए डेरे आ रहे हैं उसके लिए क्या है? जो जिस प्रकार से कुछ अस्थायी दुकानें लगाए हुए हैं या डेरा डाले हैं, उनका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जाए। चेतगंज से जूना अखाड़े के महेंद्रगिरी महाकुंभ स्नान हेतु रवाना हुए। काशी से महाकुंभ स्नान करने वालों का जत्था जगह जगह से जाने लगा है। इस वर्ष महाकुंभ स्नान होने के कारण प्रयागराज में काफी भीड़ उमड़ रही है। चेतगंज से जूना अखाड़े के साधु महेंद्रगिरी भी आज निकले। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी अच्छा इंतजाम किया है। सभी के सेक्टर बनाए गए हैं। वो संत है, संतों का दर्द जानते हैं, इसलिए भी लाखों संत इस महाकुंभ में पहुंचे हैं, जो स्नान के बाद पुण्य के भागी होंगे। मैं प्रयाग में प्रवास कर रहा हूँ काफी समय से। मंदिर के मुकदमे की तारीख के दौरान शनिवार को मैं वाराणसी आया था। आज पुनः प्रवास के लिए प्रयाग सिद्धनाथ धाम जा रहा हूँ। वहीं पर प्रयाग में हमारा लगा हुआ क्या है, किस तरह का ये स्नान है, क्या फल मिलता है इससे? ये ऐसा फल है, प्रयाग की धरती पर जाकर गंगा स्नान करने से त्रिवेणी में मनुष्य अपने सारे पापों को वही समाप्त हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक उसके कुल का पूरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। प्रति वर्ष आप लोग जाते हैं, सरकार द्वारा काफी भीड़ हो रही है, क्या व्यवस्था है? सरकार व्यवस्था की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की तरह ही संत महंत है मंदिर के, वो हम लोगों की पीड़ा जानते हैं, व्यवस्था वो कर रहे हैं। उम्मीद है व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है इस वक्त बहुत काफी भीड़ आ रहा है? अपार भीड़ है, अपार भीड़ आएगी। देश विदेश के कोने कोने से संत और महात्मा लोग आ रहे हैं, जनता भी आ रही है। और हमारा शिविर सिद्धनाथ धाम मठ सेक्टर 20 में हमारे महामंडलेश्वर रविगिरी महाराज के साथ लगा हुआ है। उन्हीं के साथ जूना अखाड़े में मैं हूँ। इस कुंभ स्नान से कितना लाभ मिलता है लोगों को या परिवार को स्नान करने से? कुंभ ये महाकुंभ है। बहुत दिनों के बाद ये लग रहा है, 12 वर्ष में तो लगता ही है, मगर ये
ये नक्षत्र जिसमें लग रहा है 142 वर्ष 40 वर्ष के बाद, इसमें नहाने से, गंगा वहां स्नान करने से संपूर्ण पाप का नष्ट हो जाता है और सीधे वो विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करता है। चंदौली लोकसभा से सांसद वीरेंद्र सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए। चंदौली लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे किसानों की समस्या, जनपद के कई स्टेशन पर कोरोना से पूर्व जो भी गाड़ियां रुकती थी उनके ठहराव के लिए जब भी मौका मिलता है रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर मांग रखता हूं। रेल कर्मचारियों के आवास व उनके आसपास व्याप्त गंदगी व चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया व इस मामले को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर अवगत भी कराया। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने हेतु परिस्थितियां पैदा कर रही है। सरकार का ध्यान प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान है, लेकिन वहीं वाराणसी से चलने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस में असुविधाओं का भारी अभाव है, जबकि ये बनारस की बड़ी प्रेस्टीजियस ट्रेन है। इसी तरीके से सभी पुरानी ट्रेन जो आम जनता के लिए चलाई जा रही है उसे जानबूझकर बद से बदतर हालत में छोड़ दिया जा रहा है ताकि लोग प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाई जा रही गाड़ियों का उपयोग करें। इसलिए देश के हवाई अड्डों पर भी भारी भीड़ केवल उनको लाभ पहुंचाने हेतु है। ये सरकार पूर्ण रूप से प्राइवेट प्लेयर्स के चंगुल में चल रही है। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र की गेहूं के फसल से संबंधित है जो गर्मी में जल जाती है, इसलिए एक फायर स्टेशन भी बनाने का अनुरोध किया है। उद्देश्य ये था कि भारत सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेटाइज करना चाहती। अभी रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि जितनी भी सरकारी ट्रेनें हैं उस ट्रेनों में लोग कब्जा, और जो IRCT की जो ट्रेनें हैं उस ट्रेनों पर ज़्यादा लोग सफ़र करें। मेरी इसके संदर्भ में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भी वार्ता हुई। मैंने सारी चीज़ों को उनको बताया। मैंने कहा कि गांव गरीब किसान की सवारी है रेल, और आप लोग जो है रेल, छोटी छोटी रेल और पैसेंजर ट्रेनें आप बंद कर दे रहे हैं, तो किसान कैसे चलेगा? उसे रोज़ जो है मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है। छोटे छोटे काम के लिए उनको एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। वो कहाँ रिजर्वेशन कराएगा? कौन से वंदे भारत ट्रेन वहाँ रुकवे नहीं करेगी? अच्छी ट्रेनें आप वहाँ रुकेंगे तो कम से कम वही ट्रेन रुके जो सरकारी ट्रेनें हैं, जो पहले कोरोना काल में रुक रही थी। तो इस संदर्भ में मैंने उनसे बात किया, उनसे आदेश भी कराया, और मुझे खुशी है बताते हुए कि दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा रेलवे स्टेशन से गया वाली लाइन पे चंदौली मझवार से वो एक ट्रेन वहाँ रुकेगी जो प्रयागराज के लिए कुंभ मेला के रूप में स्पेशल जाएगी। और दूसरा मेरे ही प्रयास जो पटना वाली लाइन है उस लाइन पे पीठापुर और धीना में भी एक स्पेशल ट्रेन रुकेगी जिससे तीर्थयात्रियों को लाभ पहुँचेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक हाई स्पीड ट्रेन का भी शुभारंभ किया है। जो रेलवे कर्मचारी हैं उनका दर्द है कि रूट हमारा है, रेलवे ट्रैक हमारा है, चलाई प्राइवेट ट्रेनें जा रही है, तो क्या किस तरह देख रहे हैं इस सबको? मैं तो आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि सारी ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और ये बड़े लोगों को जो है लाभान्वित करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि देश की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन होने जा रही है। अभी आंकड़े के अनुसार पता चला है कि 50% बढ़ोतरी हुई है ऐसे लोगों की जो लोग अपनी औरत का गहना, सोने का रकम गिरवी रख के बैंकों में अपने घर का खर्च चला रहे हैं।
तो इसको कहा कौन सी इकोनॉमी की बढ़ोतरी हम देखें? तो प्रधानमंत्री के भाषण लच्छेदार होते हैं, काम कुछ नहीं होता है। वो लच्छेदार भाषणों से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो मस्जिदों में मंदिर बहुत ज़्यादा तरासे जा रहे हैं और बात की जा रही है। इसी को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि जो छोटे भैया हैं हिंदू नेता बनने की प्रयास कर रहे हैं, मंदिरों और मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस बयान को? यही तो मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूँ, छोटे नेता तो छोटे नेता, बड़े नेता को जरा समझा लें कि वो लोग ऐसा न करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि बिना मेरे आदेश के अब किसी भी मंदिर या मस्जिद के नीचे सर्वे का काम नहीं हो, खुदाई नहीं हो। लेकिन कहाँ अनुपालन हो रहा है? कोई अनुपालन नहीं हो रहा है। चंद्रचूड़ महोदय जो हमारे पूर्व CGI रहे, वो बड़े साजिश की तहत एक खिड़की खोल दिया था सर्वे का, और उसका परिणाम रहा कि भारत जो हमारे बनारस की गंगा जमुनी तहजीब रही ज्ञानवापी, उसमें सर्वे का काम जो है के लिए रास्ता खोल दिया। जो वर्शिप एक्ट, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध है। तो मैं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले सत्र में एक प्रस्ताव लाएं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म कर दिया जाए। देखते हैं कि कितने लोग उनके साथ रहते हैं और कितने लोग जो है कि उनके विरोध में रहते हैं। ये मामला ही खत्म हो जाए। है हिम्मत तो लाएं। वाराणसी के मदनपुरा में सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर मिला है। करीब 40 सालों से बताया जा रहा है बंद है, 250 साल से पुराना है। कुछ लोग उस पर जल चढ़ाने के लिए निकले भी थे और प्रशासन ने उन्हें रोका है। तो क्या लगता है कि बनारस में धार्मिक स्थान पे भी मंदिर में जल नहीं चढ़ाया जा रहा, तो किस तरह देखा? आप ये बताओ कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय कितने मंदिर टूटे, कितने विनायक टूट गए, इसकी गिनती है आपके पास? कौन सा ऐसी गली नहीं है जहाँ पे मंदिर नहीं था? कालांतर में लोग आगे जब पूजा पाठ कम हो गया था, आगे दुकान बना करके लोग रोजी रोजगार करने लगे। उसमें किसी की नीयत नहीं खराब थी। तो आज भी किसी न किसी गली में आप खोदेंगे तो कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत से घरों में आपके मंदिर मिला था। उस समय कॉरिडोर में आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में घर के अंदर मंदिर था, प्राचीनतम मंदिर था। तो क्या उनकी नीयत खराब थी? वो व्यवस्था थी उस समय की, और उस तरीके से यह काशी है। और काशी हर हर महादेव की नगरी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों हर हर महादेव के नारे लगाते। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, धर्मों को जोड़ने का बात किया था, तो दूसरी तरफ महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए, उनकी दुकानें वहाँ न लगाया जाए, तरह तरह के बयान अब शुरू हो गए। आखिर ये अखबार छापेगा क्या? अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही जाएगी तो न मीडिया छापेगा, इलेक्ट्रॉनिक। विशेषरगंज स्थित हनुमान मंदिर में श्रृंगार व भंडारे का आयोजन हुआ। विशेषरगंज स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा की भव्य झांकी सजाई गई। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाए गए। इस अवसर पर देर रात तक भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति होती रही, जिसे सुनकर भक्त झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। आयोजन में पहुंचकर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में आयोजक प्रतीक गुप्ता, अलखनाथ गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में विशेषरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी लाइव में हुआ है। हाँ, लाइव में दुनिया में
कड़ाके की ठंड से लोग राहत पाने हेतु अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड से लोगों ने राहत पाने के लिए चौक क्षेत्र की गलियों में लकड़ियां जलाकर आग तापी। नागरिकों ने बताया कि सड़कों पर तो नगर निगम लकड़ियां जलवा रहा है, लेकिन गलियों में आदमी तो आदमी जानवर भी ठिठुर जा रहे हैं। जल्द से जल्द गलियों में भी नगर निगम लकड़ी जलवा दे ताकि लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि हम लोग अपने खर्चे से लकड़ी जला रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मोहल्ले के तमाम लोग मिल कर के यहाँ पर अपने पैसे से व्यवस्था करके लकड़ी ला करके आग जला करके अपने आप को राहत पहुँचा रहे हैं। नगर निगम कुछ नहीं कभी करता है यहाँ? नगर निगम वालों के पास हम कभी गए ही नहीं कि वो कुछ करें। वो कभी नहीं किया। चौराहे देते हैं, दाल मंडी वगैरह में लकड़ी हर तिराहे चौराहे पे देते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो नहीं देते, समझ रहे हैं, उनका भी सहयोग रहता है। हम लोग जाते ही नहीं, क्योंकि यहाँ अगल बगल से लोग अपने घर पे ले आ करके जो कुर्सी होगा लकड़ी रख देते हैं। बूढ़े बच्चे जवान सब खड़े होकर के थोड़ा गर्मी पहुँचा करके अपने आप को राहत ले लेते हैं। चोलापुर पतेरवा गांव में जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत पतेरवा गांव स्थित मां वैष्णवी त्रिकुटा कुटिया में हर साल की भांति इस साल भी शंभू भगत के नेतृत्व में गरीब और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 700 गरीब माताओं, बहनों, बुजुर्गों और असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही कौशल विकास, जनता विकास, शील्ड और वस्त्र देकर विशेष रूप से लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज जो है असहाय गरीब बहन बेटियों बुजुर्गों को साड़ी वितरण का कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। हर वर्ष ये कई वर्षों से चला आ रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? माँ वैष्णवी त्रिकुटा कुटिया, अमरपट्टी, चोलापुर, वाराणसी में किया जाता है। यहाँ पर 700 असहाय गरीब पात्र महिलाओं, पुरुषों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि रविंदर जायसवाल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। ये यहाँ सबको सम्मानित करेंगे। नहीं, और इस अवसर पर कौशल विकास उद्यमिता विभाग के सभी बच्चों को शील्ड और वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया। सभी को मेरी शुभकामना है। मंदिर के माध्यम से समाज का सेवा करना, समाज के लोगों के जो आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करना, यह मुख्य उद्देश्य हर मंदिर का होता है। आज यहाँ पर माता रानी के मंदिर के परिसर में लोगों को जो जिसको आवश्यकता थी कंबल का वितरण किया गया, और बाकी भी मोटिवेट करने के लिए, सेवा करने के लिए संस्थाएं संकल्पित हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं। जी, गौ पालकों के लिए भी आप लोग को कुछ व्यवस्था है? किसके लिए? गौ पालकों के लिए। गौ पालकों के लिए सरकार की एक योजना आई है। आज भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादन का देश है पूरे विश्व में, उसमें उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है। फिर भी सरकार और भी जो हमारे चूँकि जनसंख्या सबसे अधिक यहाँ पर है, इसलिए दूध उत्पादन के लिए लेके आई योजना आई है, कान्हा योजना। इसमें हर व्यक्ति जो गाय पाल सकता है, गौ पालक है, दूध का उत्पादन का व्यापार कर सकता है। सरकार उसको 35 लाख रुपए अनुदान दे रही है। उनको देसी नस्ल के गिर की, साहिवाल की, गंगा तीरी की ऐसे नस्ल के गाय खरीदने हैं और दूध का उत्पादन बढ़ाने हैं। और आजकल सरकार की तरफ से फ्री में मिलता है, सीमन मिलता है।
वह सीमन एग्जामिन होकर आती है, उसमें बछिया ही पैदा होती है। उससे क्या हुआ कि आने वाले दिनों में भी हमारे पास बच्चियों का, गाय का संख्या बढ़ेगा, बछड़े कम हो जाएंगे और उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। जी मंत्री जी, महाकुंभ में को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या? इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जो दुकानें हैं वहाँ दुकानें नहीं लगेंगी मुसलमानों की। ऐसा आपकी क्या है? मेरी बात सुन भैया, विषय यह नहीं है, थोड़ा अपडेट हो जाइए आप। किसी के धर्म पर, आस्था पर चोट ना पहुँचे, कोई आदमी थोक के खिलाएगा तो यह तो कार्रवाई की जाएगी। अगर तुमको बेचना है तो बेचो, हमारे आस्था को चोट न पहुँचे, उसे जो हमारी पवित्रता है वो बनाए रखो। लेकिन पवित्रता के साथ नहीं बनाओगे, थूकोगे तो जेल जाओगे। बीएन जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत को लेकर पत्रकार वार्ता की। कैंटोनमेंट स्थित बंगला नंबर 12 में बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की। बीएन जॉन ने बताया कि वो एक छात्रावास के स्वामी और प्रबंधक थे, जिसे एक गैर सरकारी संगठन संपूर्ण डेवलपमेंट इंडिया द्वारा संचालित किया जाता था। इस संगठन का उद्देश्य वंचित बच्चों के लिए आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करना था। बीएन जॉन के अनुसार सैम अब्राहम एवं केवी अब्राहम और उनके सहयोगियों द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से बीएन जॉन के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से 4 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। संदर्भ में 2 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बीएन जॉन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया और सच्चाई की जीत हुई। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप के साथ 2 महिला तस्कर को लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की मनाई गई जयंती। साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूकता अभियान के क्रम में एसीपी सारनाथ ने व्यापारियों संघ की बैठक। और चेतगंज से जूना अखाड़े के महेंद्रगिरी महाकुंभ स्नान हेतु हुए रवाना। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।